Hello everyone. In the previous classes we discussed about the depreciation. Depreciation क्या होता है, उसके न्यूमेरिकल्स कैसे करते हैं, सिंकिंग फंड क्या रहता है, ऑब्सोलेसेंस क्या होता है, सिंकिंग फंड और उसमें डिफरेंसेस क्या क्या है, साथ ही साथ हमने डेप्रिसिएशन के न्यूमेरिकल्स भी करे थे. Under today's class we're going to discuss about the what is valuation and what are the different methods to calculate the valuation of a property. तो हमने जैसा कि पहले भी डिस्कस करा है, वैल्यूएशन मींस व्हाट, मेरे को कोई भी प्रॉपर्टी है तो उसकी कीमत कितनी होगी, ताकि उसकी कीमत पता चल सके तो मैं उसको बेच भी सकूंगा, साथ ही साथ खरीद भी सकूंगा. नॉट ओनली फॉर द पर्टिकुलर प्रॉपर्टी. अगर मुझे कोई पलंग भी खरीदना है, कोई दरवाजा भी खरीदना है, तो मुझे पता होना चाहिए कि उसकी कीमत कितनी आएगी. सो द वैल्यूएशन डिपेंड करेगा आपकी बिल्डिंग कैसी है, उस बिल्डिंग की लाइफ कैसी है, उसका साइज कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें कौन सी क्वालिटी का मटेरियल यूज करा है. क्योंकि जितना अच्छा क्वालिटी का मटेरियल होगा उतनी उस बिल्डिंग की लाइफ होगी. फॉर एन एग्जाम्पल, आपको पता होगा हमारे पास कंक्रीट में बहुत सारी ग्रेड्स होती है. M5, M7.5, M10, M15, M25, M30 लाइक दैट. तो सबसे पुअर जो ग्रेड होती है वो होती है M5, जो कि हम जनरली यूज करते हैं हमारे फीलिंग वर्क वगैरह में, जो कि बेटर है ब्लैक कॉटन सॉइल से. फिर M10, M15, M20, तो हम हमारा जो भी घर कंस्ट्रक्ट करते हैं वो M20, M25 से कम नहीं करते, ताकि हमको अच्छी से अच्छी स्ट्रेंथ मिल सके. तो आपके मटेरियल, आपकी बिल्डिंग जिस मटेरियल से बनी है, अगर उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी तो साथ ही साथ उसकी बिल्डिंग की लाइफ भी अच्छी होगी और उसका वैल्यूएशन भी बहुत अच्छा निकल के आएगा. सो द वैल्यूएशन ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ द मटेरियल और उसकी जो भी प्रेजेंट डे प्राइस है. साथ ही साथ आपका वैल्यूएशन तब भी बहुत अच्छा आएगा अगर आपकी बिल्डिंग की लोकेशन बहुत ज्यादा अच्छी है. जैसा कि हमने प्रीवियस क्लासेस में भी डिस्कस करा था, अगर मेरी बिल्डिंग कोई रेलवे स्टेशन या कोई एयरपोर्ट या कोई बहुत ही क्राउडेड प्लेस पर है तो उसका वैल्यूएशन बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा एज कंपेरिजन टू कोई बिल्डिंग कोई गलियों के अंदर है. तो सो इट टोटली डिपेंडिंग अपॉन द एरिया इन विच योर बिल्डिंग इज सिचुएटेड. नेक्स्ट आता है कि आपकी बिल्डिंग के अंदर कौन कौन सी फैसिलिटीज है, लाइक यू आर हैविंग अ सीवर सिस्टम, यू आर हैविंग द वाटर सप्लाई सिस्टम, इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम. कोई बिल्डिंग ऐसी है जिसका सीवर सिस्टम बहुत ज्यादा बेकार है, उसके पास कोई पानी का सोर्स नहीं है जो कि हमारी नर्मदा, गंगा, यमुना कहीं से आ रहा है, दे आर टोटली डिपेंडिंग ऑन द हेड पंप्स या फिर बोरिंग्स, बोरवेल्स वगैरह. तो वो भी, उससे भी वैल्यू कम हो जाएगी. क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे नहीं चाहेंगे कि हम उस बिल्डिंग में जाके रह सके जहाँ पे बोरिंग का पानी आ रहा है, क्योंकि बोरिंग के पानी में हो सकता है टीडीएस ज्यादा हो, हार्डनेस की मेनली प्रॉब्लम होती है. तो ये भी डिपेंड करेगा आपकी बिल्डिंग की वैल्यूएशन के ऊपर. साथ ही साथ ये भी डिपेंड करेगा कि आपका कंस्ट्रक्शन कैसा करा गया है और उस कंस्ट्रक्शन में करे जाने के बाद उसमें डेप्रिसिएशन हर साल कितना हो रहा है. अगर डेप्रिसिएशन आपकी कोई भी पर्टिकुलर बिल्डिंग में बहुत ही ज्यादा हो रहा है तो आप उस बिल्डिंग को प्रेफर नहीं करेंगे, साथ ही साथ उस बिल्डिंग का वैल्यूएशन भी कम होगा. Okay, so these are the few topics which we discussed in the previous. Now what you have to do, you have to determine the cost of the building from the records. You have to determine the various factors which govern the cost. तो सबसे पहले आता है हमारे पास कॉस्ट फ्रॉम द रिकॉर्ड. अब मुझे क्या करना है, कोई भी एक मेरे पास एक पर्टिकुलर बिल्डिंग है तो उस बिल्डिंग की मुझे क्या पता करनी है, कॉस्ट पता करनी है कि इस बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी होगी. तो मेरे पास बहुत सारे रास्ते हैं, या तो मैं रिकॉर्ड से पता करूं, या उसके मेजरमेंट्स करूं, या फिर मैं प्लिंथ एरिया कैलकुलेट करूं. तो सबसे पहले अपन पता चलते हैं कि रिकॉर्ड क्या है. अब अगर आपके पास पुराने रिकॉर्ड्स मिल जाते हैं कि उसके अंदर हमने कितनी क्वांटिटी मटेरियल अप्लाई करा होगा, क्या रेट लगाया होगा, आज का क्या रेट चल रहा है, या फिर आपको कहीं से पुरानी कॉस्ट पता चल जाती है. फॉर एन एग्जांपल, आपके घर के सामने एक मल्टी है और उस मल्टी में आपको पता चल गया कि ये जो मल्टी बनी थी उसका कॉस्ट था 1,00,000 रुपए 1 स्क्वायर फीट का. बहुत ज्यादा है बट ठीक है, एज्यूम करने में क्या जाता है. 1,00,000 रुपए उसका रेट था. अब आज 10 साल हो गए कंस्ट्रक्शन करे हुए को, तो 10 साल में उसकी कॉस्ट कितनी बढ़ेगी या कम होगी, तो हम पता लगा सकते हैं फ्रॉम द PWD, दैट इज पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट. वहां पे शेड्यूल ऑफ रेट की मदद से हम पता लगा सकते हैं कि आज की कॉस्ट कितनी होगी, 10 साल पहले की कॉस्ट इतनी थी. फॉर एन एग्जाम्पल, 10 साल पहले लेबर हमारा इतना चार्ज करती थी 200 रुपए, आज हमारी लेबर 300 रुपए 350 रुपए तक चार्ज करती है. तो एक मेथड है जिससे हम रिकॉर्ड्स की मदद से पता लगा सकते हैं कि उस बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी होगी. साथ ही साथ हमारे पास दूसरी मेथड है कॉस्ट बाय डिटेल्ड मेजरमेंट. आपको याद होगा कि हमने थर्ड यूनिट में बहुत सारे क्वेश्चंस करे थे जो कि लॉन्ग वॉल, शॉर्ट वॉल और सेंटर लाइन मेथड्स के थे, जिसमें हम क्या करते हैं, आउट टू आउट, इन टू इन की सारी कैलकुलेशंस करते, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकालते और उस बिल्डिंग का पूरा मेजरमेंट शीट प्लॉट करते हैं, जिसके अंदर नंबर भी आता है, जिसके अंदर लेंथ आती है, ब्रेड्थ आती है, हाइट आती है. फिर उसकी मदद से हम क्वांटिटी निकालते हैं और इन्हीं क्वांटिटी को हम क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट शीट में करंट रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि मुझे पता चल सके कि ओवरऑल कॉस्ट कितना आया होगा. सो दैट इज द फोटोकॉपी ऑफ दिस कॉस्ट बाय डिटेल मेजरमेंट. आप क्या करेंगे, इसमें हर एक चीज का डिटेल मेजरमेंट कैलकुलेट करेंगे कि अर्थवर्क कितना हुआ, लाइन कॉन्क्रीटिंग कितना हुआ,
फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क कितना हुआ, सुपर स्ट्रक्चर कितना करा, डीपीसी कितना करा, कितने खिड़की कितने दरवाजे। बट एक चीज आपको इसमें चाहिएगी कि आपको उस बिल्डिंग का पूरा प्लान, सेक्शन, एलिवेशन, सारी डिटेल्ड ड्राइंग चाहिए। अगर आपके पास डिटेल्ड ड्राइंग नहीं होंगी तो आप फुटिंग्स वगैरह की डेप्थ वगैरह कैसे कंसीडर करेंगे। सो दैट ऑल यू नीड फॉर द डिटेल्ड ड्राइंग। फॉर डिटेल्ड ड्राइंग की मदद से आप डिटेल्ड मेजरमेंट निकाल सकते हैं। जैसे डिटेल मेजरमेंट आ गए, यू जस्ट मल्टीप्लाई विद द रेट्स टू गेट द टोटल कॉस्ट। And the third one is known as the most simplest one, cost by the plinth area basis. इसमें क्या रहेगा, आपको कुछ भी मेहनत नहीं करनी। मेहनत नहीं करनी मतलब ऐसा नहीं कि आपको सारी लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल करनी है, पुराने दस्तावेज ढूंढना है, कुछ भी नहीं। बिल्डिंग का पर्टिकुलर एरिया नाप लो, आपने बिल्डिंग का एरिया नाप ला, प्लिंथ एरिया, हाँ, जिसमें कंस्ट्रक्टेबल एरिया है, दैट एरिया यू हैव टू मेजर। आपने मेजर कर लिया, वो आया 1000 स्क्वायर फीट। अब 1000 स्क्वायर फीट आपका एरिया आ गया। पास में, लोकल में, आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कहीं पे कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा होगा, उनसे पूछो कि भैया 1 स्क्वायर फीट को बनाने का क्या चार्ज चल रहा है। अगर वो बोलते हैं कि 1 स्क्वायर फीट को बनाने का 1000 रुपए चल रहा है, तो वही 1000 रुपए वाला फिगर आप अपने इसमें भी अप्लाई करिए। तो आपका टोटल एरिया कितना है, 1000, और रेट कितना है, 1000 स्क्वायर फीट इंटू 1000 रुपीज। तो ये आपको टोटल कॉस्ट पता चल जाएगी कि आपके स्ट्रक्चर की कॉस्ट ये हो सकती है। Means what you are doing, you are just multiplying the similar rate of building in your locality and corresponding the cost is calculated. So that is the cost निकालने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स है, या तो हम रिकॉर्ड्स की मदद से निकालें, या डिटेल्ड मेजरमेंट करें, या फिर हम प्लिंथ एरिया की मदद से कैलकुलेट करें। ओके, आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर। नाउ वी आर जस्ट मूविंग टुवर्ड्स द मेथड्स ऑफ द वैल्यूएशन, कि हमारे पास वैल्यूएशन निकालने की कौन कौन सी मेथड्स रहती है। जस्ट यू रिमेंबर, हमने लास्ट टाइम भी करा था, डेप्रिसिएशन की मेथड्स निकाली थी। डू यू रिमेंबर? एक थी स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरी थी कांस्टेंट परसेंटेज मेथड, एंड द थर्ड वन इज नोन एज सिंकिंग फंड मेथड। वैसे यहाँ पे भी हमारे पास काफी मेथड्स है। सबसे पहले आती है रेंटल मेथड। रेंटल मेथड फॉर द वैल्यूएशन। अब रेंटल मेथड तभी वैलिड होगी जब मुझे कहीं से रेंट मिलेगा। अगर मुझे कहीं से रेंट नहीं मिलेगा तो ये मेथड मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं है। फॉर एन एग्जांपल, अगर मेरे पास एक बिल्डिंग है, मेरी खुद की, जल्दी हो जाएगी, तो मेरे पास एक खुद की बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग के बाद मैंने क्या करा, उसको रेंट पे दे दिया। अब रेंट पे दे दिया तो वहां से मुझे कुछ इनकम मिल रही है। वो इनकम के अंदर से मुझे सारे खर्चे काटने, मतलब जितनी भी आउटगोइंग्स आ रही है वो सारी आउटगोइंग्स काटना है। आउटगोइंग कैसे, हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा था। रिपेयर्स हो जाता है, मिसलिनियस चार्जेस हो जाते हैं, म्युनिसिपल टैक्स हो जाता है, प्रॉपर्टी टैक्स हो जाता है, इंश्योरेंस हो जाता है, साथ ही साथ मेरे पास टैक्सेशन वगैरह आ जाते हैं। तो ये जितने भी चार्जेस रहते हैं, ये सारे चार्जेस उसमें से माइनस कर दो। फॉर एन एग्जाम्पल, मेरे पास एक बिल्डिंग है जहां से मुझे रेंट मिल रहा है 50,000, और मैं अपने खर्चे कर रहा हूँ। खर्चे कैसे, जो चार्जेस है, जो सारे आउटगोइंग्स है, कौन सा आउटगोइंग्स, मेरे पास टैक्सेशन हो गया, रिपेयर्स हो गया, मिसलेनियस हो गया, इंश्योरेंस हो गया, म्युनिसिपल हो गया, ये सारे टैक्सेस मैंने उसमें से माइनस कर दिए। तो मेरे को क्या मिलेगी, नेट इनकम मिलेगी। अब वही नेट इनकम को मैं ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में करा था। तो जैसे नेट इनकम इंटू ईयर ऑफ परचेस आता है, तो मुझे क्या मिल जाता है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू मिल जाती है। कैपिटलाइज्ड वैल्यू मतलब मुझे पता चल जाएगा कि इस प्रॉपर्टी की कितनी वैल्यू है। सो दैट इज नोन एज रेंटल मेथड। बट ये मेथड तभी वैलिड है जब मुझे कहीं से रेंट मिलेगा। ओके, सेकेंड वन इज नोन एज डायरेक्ट कंपेरिजन विद द कैपिटल कॉस्ट। मतलब मुझे क्या मिल रहा है, इस प्रॉपर्टी में कहीं से भी रेंट की इनकम नहीं है। मुझे क्या करना पड़ेंगे, आसपास वाले एरिया से पता करना पड़ेगा कि आज का यहाँ क्या रेट चल रहा है, वही रेट मुझे अपने इसमें अप्लाई करना पड़ेगा ताकि मैं इस प्रॉपर्टी की डायरेक्ट कॉस्ट निकाल सकूं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर ये इन भैया क्या जो प्रॉपर्टी का जो पीस ऑफ लैंड है वहां पे ये बेचना चाह रहे हैं, तो वो 1500 रुपए स्क्वायर फीट में सेल करना चाहते हैं, तो वही रेट मेरे लिए भी एप्लीकेबल होगा। तो आप इस तरीके से डायरेक्ट कंपेयर करके एक कॉस्ट को निकाल सकते हैं। दैट इज नोन एज डायरेक्ट कंपेरिजन विद द कैपिटल कॉस्ट। ओके, नेक्स्ट, वैल्यूएशन बेस्ड ऑन द प्रॉफिट। अब आपके पास कोई एक प्रॉपर्टी है, तो वहां से आपकी कुछ अर्निंग्स हो रही है। अर्निंग्स कैसे हो रही है, जैसे आपने बिल्डिंग्स के अंदर कुछ होटल्स वगैरह चला रहे हैं, आप सिनेमा वगैरह चला रहे हैं, थिएटर वगैरह चला रहे हैं, तो यहाँ से आपको एक अच्छी इनकम मिल रही है। ये मेथड इज सिमिलर टू द रेंट। वहां पे आपको क्या मिल रहा था, रेंट ही मिल रहा था। रेंट कब मिल रहा था, जब आपकी प्रॉपर्टी पे कोई थर्ड पर्सन जाके रह रहा था और वो आपको इनकम दे रहा था। बट ये क्या है, ये प्रॉपर्टी पे आप खुद अपना सब कुछ कर रहे हैं। आप खुद होटल चला रहे हैं, आप खुद सिनेमा थिएटर खोल रहे हैं, आप खुद इस पे बहुत सारी एक्टिविटीज करवा रहे हैं जिससे कि आपको इसमें प्रॉफिट मिल सके। तो जितना भी आपको इनकम मिलेगी, फिर से ग्रॉस इनकम आएगी। ग्रॉस इनकम में आपको क्या करना है, सारे खर्चे को माइनस करना है। सारे खर्चे को माइनस करेंगे तो आपको नेट इनकम मिलेगी।
खर्चे वापस कौन से, वही वाले, वही मतलब कौन से, रिपेयर्स, टैक्सेशन, इंश्योरेंस, लाइक दैट। सारे खर्चे माइनस करने के बाद आपको नेट इनकम मिलेगी। अगेन सेम नेट इनकम को आपको क्या करना है, ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करना है। फिर से नेट इनकम इनटू ईयर ऑफ परचेज, दैट विल गिव यू द कैपिटलाइज्ड वैल्यू, और वही कैपिटलाइज्ड वैल्यू आपकी आएगी टोटल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। ओके, नेक्स्ट आता है डेप्रिसिएशन मेथड। इसके ऊपर तो हमने एक न्यूमेरिकल भी करा है, इसका पहले कंसेप्ट भी समझा। डेप्रिसिएशन मींस व्हाट, आपकी जो भी वैल्यू, आपने जितना भी कंस्ट्रक्शन करा था, वो 20 साल बाद उसकी कितनी वैल्यू हो जाएगी, दैट इज नोन एज डेप्रिसिएशन वैल्यू। याद है आपको, हमने एक न्यूमेरिकल करा था जिसमें हमारे पास कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आई थी 1,08,000 और डेप्रिसिएशन हो गया था हमारे पास 80,000 के आसपास। तो मतलब हमारी 20 साल में या 30 साल के पीरियड में क्या हो गया था, 20 ईयर्स में 30,000 रुपीज तक की वैल्यू कम हो गई थी, मींस दैट इज डेप्रिसिएशन। तो उसको निकालने के लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला रहता है। सो D इक्वल्स टू P ब्रैकेट 100 माइनस RD अपॉन 100 की पावर n। यहाँ पे P क्या रहता है, P जो रहता है हमारे पास टोटल वैल्यू, जितना भी हमारे पास टोटल कंस्ट्रक्शन का था, 100 तो एक कांस्टेंट टर्म है। RD जो हमारे पास फिक्स परसेंटेज है डेप्रिसिएशन का, जो कि जनरली 1, 2, 3 के आसपास रहता है। एंड n इज द नंबर ऑफ ईयर्स की आपकी बिल्डिंग की जो लाइफ है वो कितनी हो गई है। ओके, नेक्स्ट इज नोन एज वैल्यूएशन बेस्ड ऑन द कॉस्ट। कॉस्ट मतलब आपकी जो भी प्रॉपर्टी है उसके अंदर कितना डेप्रिसिएशन हो रहा है, कितना ऑब्सोलेसेंस हो रहा है, उसके बाद आपकी वैल्यू कितनी बच रही है। फॉर एन एग्जांपल, जब मैंने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करी तो उसमें 11 लाख रुपए लगे। अब 10 साल बाद उसकी जो वैल्यू बची वो 8 लाख रुपए बची। तो ये आपने कैसे निकाली, डेप्रिसिएशन से निकाली। तो डेप्रिसिएशन ऑब्सोलेंस कंसीडर करने के बाद आपकी बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी बची, दैट इज नोन एज वैल्यूएशन बेस्ड ऑन द कॉस्ट। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन विच इज नोन एज डेवलपमेंट बेस्ड ऑन द वैल्यूएशन। मतलब अभी क्या है, आपकी बिल्डिंग पूरी तरीके से कंस्ट्रक्ट नहीं हुई है, इट इज अंडर द डेवलपमेंट स्टेज। तो आप क्या करेंगे, उस बिल्डिंग का वैल्यूएशन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे कि जब मेरी ये बिल्डिंग बन जाएगी तो मैं क्या करूंगा, इसको अलग अलग, पूरी लैंड बहुत बड़ी है अगर, तो मैं क्या करूंगा, उसको अलग अलग प्लॉट्स में डिवाइड कर दूंगा, रोड्स प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि मुझे पता चल सकेगा कि इसकी आने वाली टर्म में वैल्यूएशन कितनी हो सकती है। मतलब ये एक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है कि मुझे वैल्यूएशन, अगर मैं कुछ भी कंस्ट्रक्शन करूंगा तो इसकी वैल्यूएशन कितनी आएगी। ये एक बहुत तरीके से बहुत अच्छा एसेट भी है, जिससे हम पता लगाएंगे कि हमारे पास प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी होगी। जब भी तो कोई इन्वेस्ट करेगा, अगर उसको कुछ भी फायदा नहीं होगा तो व्हाई शुड वन द इन्वेस्ट इन दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। तो जिससे कि हम फ्यूचर प्रोस्पेक्ट वगैरह भी निकालेंगे। सो दैट इज द अनदर मेथड फॉर द वैल्यूएशन। So I hope this all the 6 methods are clear to you. कौन सी? One is rental, another is direct comparison with the capital cost, third one is based on profit, fourth one is depreciation, fifth one is based on cost, and the last one is known as development methods of the valuation. अब इसके बाद वाले वीडियोस में हम क्या करेंगे, हमने जितने भी वैल्यूएशंस के कंसेप्ट्स पढ़े, इनकी मेथड्स पढ़ी, इनके बेस पे हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ताकि आपको पता चल सके कि अगर मेरे पास कोई भी एक बिल्डिंग है तो उसका वैल्यूएशन कैसे करते हैं। ओके, Thank you.